Hello guys, welcome back to my another video. A very pleasant good evening to all. मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर में खुशहाल होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कुछ नया। आज मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो कि कुछ लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि मेरे एक्सपीरियंस अगर किसी को सीखने को मिलता है तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी ये बात होगी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ओपी जेम्स और स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ नॉलेज, पोटेंशियल कैंडिडेट जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ये अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर देते हैं। उन्हें पता नहीं होता है इसको कैसे अचीव करना है, कैसे वर्कआउट करना है इसके लिए। तो यही सब बातों को ध्यान पर रखते हुए आज हम ओपी जेम्स स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा जानेंगे। अब फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैं अपना टिप्स बताऊंगा आप कैसे उसे क्लियर कर सकते हो। और मैं बता दूं ये काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप होती है और आपको 80,000 इसमें मिलता है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। और मैं बता दूं ये मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मैं अगर IIT मद्रास में एडमिशन ले सका तो इसमें इसका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो मैं कोशिश करूँगा मैं अपना ये एक्सपीरियंस आप सब तक पहुँचाऊँ और आप भी कोशिश करिएगा ये एक्सपीरियंस दूसरे तक पहुँचाने का, शेयर करके इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं ओपी जेम्स स्कॉलरशिप के बारे में और मेरा एक्सपीरियंस। तो चलिए लेट अस गो, हियर वी गो। सो हेलो गाइस, लेट्स बिगिन। तो स्कॉलरशिप के बारे में जानने से पहले और वीडियो आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम राजा बाबू है। मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है NIT रायपुर से 2022 में विथ अ गोल्ड मेडल। एंड इसी साल 2022 में ही मैंने IIT मद्रास में MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है। और इसके बाद मुझे ओपी जेम्स स्कॉलरशिप 2021 में मिला था। वो मेरा 4th ईयर था, फाइनल ईयर था। आपको बता दूं कि ये स्कॉलरशिप के लिए अपॉर्चुनिटी आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर चारों साल मिलता है। पहले 3 साल मिलता था, आपसे ये 4 टाइम्स आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन मेरी लक या फिर किस्मत बोल सकते हो, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ 4th ईयर में मिला था। और मैंने फिर बाय हार्ड वर्क और यू कैन से बाय लक मुझे ये स्कॉलरशिप मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मुझे मिल गया। तो मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, ताकि अगर आप मेरे जैसे भी अगर किसी को अपॉर्चुनिटीज़ लास्ट टाइम मिल रहा हो तो आपका ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो और उसका आप पूरी तरीके से अचीव कर सकें। तो चलिए स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं एंड देन मेरे एक्सपीरियंस से सीखते हैं। सो लेट्स गो। सो हियर वी गो। ओपी जेम्स स्कॉलरशिप का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ओपी जिंदल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप ओपी जिंदल जी के ऑनर में स्टार्ट किया गया है। ओपी जिंदल जी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं ब्रीफ में बता दूं कि वो एक काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एंटरप्रेनर थे, फिलॉन्थ्रोपिस्ट थे, जिन्होंने स्टील इंडस्ट्री के सेक्टर में इंडिया के डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ मदद किया है। अगर आप उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और उनका एक ऑटोबायोग्राफी है, उसको आप ज़रूर पढ़ें। उनका ब्रीफ में उन्हें ये भी कहा जाता है अ मैन हु टॉक्ड विद मशीन, ऐसा आदमी जो कि मशीनों से बातें करते हैं। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं के बर्थडे पे ये स्टार्ट किया गया है। 7 अगस्त 2007 में ये स्टार्ट किया गया है। तो इसके अंडर आपको 80,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप दी जाती है एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट को 1 लाख की स्कॉलरशिप दी जाती है। 1,20,000 एंड टोटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट को मिला के टोटल 100 बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। और मैं बता दूं कि ये सभी इंस्टीट्यूट में नहीं रहता है, आपको पहले अपने इंस्टीट्यूट से नॉमिनेट होना पड़ेगा, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंश्योर कर लीजिए वेबसाइट में विजिट करके।
आप देख सकते हो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो कि NITs हैं IITs हैं वो एलिजिबल हैं, और आप उससे पहले इंश्योर कर लो। और फिर उसके बाद आप अगर टॉप 3 में होते हो ऑन द बेसिस ऑफ CPA और CGPA जो भी क्राइटेरिया रहता है, तो इंस्टीट्यूट आपको नॉमिनेट करता है, आपका लिस्ट है उन्हें OP जिंदल ग्रुप को सेंड किया जाता है, तो उसके बाद से ये आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है जो कि नॉमिनेट हो चुके हैं। तो आप पहले इंश्योर कर लो कि आप नॉमिनेट हुए हो कि नहीं। अगर आप नॉमिनेट नहीं हुए तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप रहते हैं, तो कि ये स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या प्रोसीजर रहता है, तो उन्हें डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स गो। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप अपने इंस्टीट्यूट से नॉमिनेट हुए ये स्कॉलरशिप के लिए, तो ये भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। तो आप मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चलिए अब प्रोसेस देखते हैं, इसमें क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, कितने फेज़ में ये स्कॉलरशिप होता है। तो आप अगर वैसे नॉमिनेट हो चुके हो तो आपको ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। OP GEMS ऐप के थ्रू आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, OP GEMS ऐप प्ले स्टोर से। उसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी डिटेल जो फिल करो तो उसको आप कहीं लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अगर जब आपका इंटरव्यू हो तो आप उस डिटेल को एक बार फिर से पढ़ सको। ताकि वो कभी कभी वो इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि आपने ऐसा क्यों लिखा, आपकी इंटरेस्ट ये क्यों है, हॉबी ये क्यों है। तो आप ये ध्यान रखना कि उसका फ़ोटो खींच लो या फिर आप लिख लो, तो जिससे कि आप उसके बाद में रेफ़र कर सकते हो। तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स ऐसा मेंशन करना पड़ता है कि आपकी हॉबी क्या है, आपका कोई अचीवमेंट क्या है, आपके फैमिली डिटेल्स क्या क्या हैं, फिर इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिया है तो आगे देखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो मेन टास्क होता है जो फेज़ 1, तो उसमें आपको बिजनेस प्रपोजल प्रिपेयर करना पड़ता है। तो बिज़नेस प्रपोज़ल बहुत सारे लोगों के लिए नया होता है, बहुत को नहीं पता होता है कि बिज़नेस प्रपोज़ल कैसे बनाना है। मैनेजमेंट वालों के लिए तो ईजी रहता है, लेकिन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। और इसी में मेन इम्पोर्टेंट आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि आप दूसरे से अलग हो सको। तो इसलिए आपको इसमें बहुत मेहनत करना है, क्योंकि अगर आप इसमें मेहनत कर लिए तो आपको और जो अदर फेज़ हैं आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए देखते हैं कि बिज़नेस प्रपोज़ल को आपको कैसे प्रिपेयर करना है और उसमें क्या इंक्लूड करना है, जिससे कि आपके जो पैनल है वो उसी पे इम्प्रेस हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो इंटरव्यू था पूरा बिज़नेस प्रपोज़ल में था, और मेरे जो पैनल थे वो बिज़नेस प्रपोज़ल से इतना इम्प्रेस थे, तो उन्होंने बिज़नेस प्रपोज़ल से ही रिलेटेड मेरा इंटरव्यू लिया। तो इसलिए आप इस पर बहुत ध्यान दें। तो बिज़नेस प्रपोज़ल के बारे में पहली बात आपने को एक डॉक्यूमेंट मिला होगा कि उसमें लिखा रहता है कि आपको कैसे कैसे बनाना है, लेकिन तभी भी मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अगर आपने कभी रिसर्च प्रपोज़ल बनाया होगा तो वो इसी तरीके से होता है, बस ये डिफरेंस है कि वो रिसर्च वर्क के लिए होता है, ये बिज़नेस वर्क के लिए होता है। तो इसमें आपको कुछ प्रॉफिट भी दिखाना है, और आपको ये भी दिखाना है कि ये एनवायरनमेंट और पीपल, जो कॉमन पीपल है, उसके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। तो आपको ये कोशिश करना है सबसे पहले कि आपको ऐसा बिज़नेस प्रपोज़ल बनाना है जो कि स्टील इंडस्ट्री से काफ़ी रिलेटेड हो। तो क्योंकि ये स्टील इंडस्ट्री से अगर आप जब फोकस लेकर चलोगे तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा, क्योंकि JSPL जो भी जिंदल है वो स्टील इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस है। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड ही आपको बिज़नेस प्रपोज़ल प्रिपेयर करना है। फिर दूसरी बात आती है, तो आपको पूरी स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना है। बहुत लोग का बिज़नेस प्रपोज़ल काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन वो अच्छे से उसे डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसमें उनका थोड़े पॉइंट कट जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें जो जो स्ट्रक्चर दिया गया है, तो आपको पहले टाइटल मेंशन करना है, फिर आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है कि आपका बिज़नेस प्रपोज़ल क्या है। पहले आपको टाइटल एंड देन आपको एब्स्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटिव समरी भी कहा जाता है। तो आपको मेंशन करना है कि उसमें आपका मेन आइडिया का जो क्रिप्स है वो क्या है। तो इसी में आपको मेन आइडिया को एलिब्रेट ज़्यादा नहीं करना है, आपको एब्स्ट्रैक्ट में उसको लिखना है एग्जीक्यूटिव समरी के रूप में। फिर इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन लिखना है।
फिर इंट्रोडक्शन में आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना है कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम की वजह से आपको ये बिजनेस प्रपोजल बनाना पड़ा। तो मैं जैसा बता रहा था कि आपको प्रॉब्लम का बैकग्राउंड इंक्लूड करना है। आपको पहले तो प्रॉब्लम अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉब्लम किससे कंसर्न है। स्टील इंडस्ट्री से आपको कोशिश करना है प्रॉब्लम लेने की कोशिश करना है। फिर उसके बाद आपने जब अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप उसके बाद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो कि ये प्रॉब्लम की वजह से कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉब्लम हो रहा है। फिर उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्यूशन आपको अच्छे से देना है। आपको बताना है कि उसमें आपको ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगे, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। आपको एक प्रॉपर फ्लो चार्ट के रूप में बना के दिखाना है। आप कोशिश करो आप सर्किट डायग्राम, फ्लो चार्ट और फिर ये जो डायग्राम्स हैं उसे आप ज़्यादा से यूज़ करो, तो ताकि वो अच्छे से इलस्ट्रेट हो सके, ताकि जो पढ़े तो उसे ये प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन है प्रपोजल उसे अच्छे से समझ आए। फिर उसके बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है कि आपका अगर ये सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, आपको कोशिश करना है ऐसा प्रपोजल देने का जो कि आप सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर सके हो। आप मैटलैब यूज़ करो, पाइथन यूज़ करो, गूगल कोलैब यूज़ करो, लेकिन आपको कोशिश करना है कि उसे इम्प्लीमेंट करना, कोड से इम्प्लीमेंट करो और फिर अपने कुछ सैम्पल्स उसमें लगाओ। आप चाहो तो उसमें आप यूट्यूब वीडियो भी इंक्लूड कर सकते हो, अपना फ़ोटो इंक्लूड कर सकते हो, तो जिससे कि आपका ये प्रपोजल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है उसमें आपको बेनिफिट भी इंक्लूड करना है, लिमिटेशन इंक्लूड करना है और फिर रिस्क इंक्लूड करना है कि उसकी वजह से क्या क्या लिमिटेशन रिस्क है। एंड फिर एट द एंड आपको ये भी बताना है कि ये कितना कॉस्ट करेगा, फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं, स्केलेबल है कि नहीं। तो आपको ऐसा प्रपोजल में ध्यान से देना है जो कि फाइनेंशियली स्केलेबल भी हो और रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट ईजिली कर सकें। फिर उसके बाद आपको कंक्लूड करना है। तो आपको अगर आप ऐसा बिजनेस प्रपोजल बनाते हो तो आपके लिए सिलेक्शन होने के चांस काफ़ी इंक्रीज़ हो सकते हैं। अब मेरे से मत पूछना कि मेरा प्रपोजल क्या था, तो आपको अपने से खुद यूनिक आइडिया सोचना है, उस पर वर्क करना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है और उसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है। तो आप कोशिश करो कहीं से कॉपी ना करो, आप अपना कुछ आइडिया सोचो, उसको अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करो, अपने तरीके से प्रेजेंट करो। तो चलिए, अब ये बिजनेस प्रपोजल का मैंने आपको बहुत बता दिया। अब नेक्स्ट फेज़ पर देखते हैं कि नेक्स्ट फेज़ आपको कैसे क्लियर करना है और वो फेज़ क्या है। तो चलिए, हियर वी गो। तो चलिए अब नेक्स्ट फेज़ पर ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट फेज़ में 2 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है PPA, पर्सनालिटी प्रोफाइल एनालिसिस, एंड दूसरा कंपोनेंट है जिंदल अवेयरनेस टेस्ट। तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम ये पर्सनालिटी टेस्ट में आता है, उन्हें पता नहीं होता है इसे कैसे क्लियर करें, इसमें क्या आप आंसर दें। आप पहली बार देते हो तो आपको पता नहीं रहता है, इसलिए आपको पहले से आपको पहले से इसके बारे में जान लेना है ताकि आप इसे अच्छी तरह से क्लियर कर सको। तो मैं बता दूं, ये PPA जो टेस्ट होता है वो थॉमस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से होता है। आपको चाहो तो आप गूगल करके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो ये ज़्यादा लंबा टेस्ट नहीं होता है, लगभग 7 मिनट और 8 मिनट का टेस्ट होता है और इसमें कुछ 25 to 30 क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो इसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो ऐसा रहता है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बताना होगा कि आपका ये प्रॉपर्टी, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इन चारों ऑप्शन में कौन सबसे अच्छा, द मोस्ट डिस्क्राइब कर रहा है और कौन सबसे लीस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। और आप जैसा जैसा आंसर दोगे आपको इसी टाइप के क्वेश्चन अलग से फ्रेम करके आपसे पूछा जाएगा ताकि चेक किया जा सके कि आप सही बोल रहे हो कि नहीं। तो इसलिए आपको इसके लिए पहले अपना प्रोफाइल, अपना जो पर्सनालिटी है, अपने माइंड में क्लियर करना पड़ेगा कि आप कैसे हो, आप पर्सनालिटी क्लियर रखो और आप वैसे वैसे उसको सही आंसर दो और कोशिश करो कि आप सभी जो क्वेश्चन हैं वो सबका सेम आंसर दो, तो आपको ये ऐसे क्लियर हो जाएगा। और कोशिश करो कि आप ऐसे ऑप्शंस चूज़ करो जो कि आपके लीडरशिप क्वालिटी को ज़्यादा डिस्प्ले करें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जानबूझ के
ऐसे लीडरशिप क्वालिटी शो करो। लेकिन मैं अगर आप कोशिश कर सकते हो तो ऐसा भी ट्राई कर सकते हो। तो इसमें आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक पे ये डिपेंड करता है, जिसको डिस्क टेस्ट भी कहते हैं। डोमिनेंस, इन्फ्लुएंस, स्टेडीनेस एंड कंप्लायंस टेस्ट। आप इसके बारे में और सर्च कर सकते हो गूगल में कि और इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डिस्क टेस्ट करके आप सर्च करोगे तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैसे कि आपको पता है, अ प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आप इसका प्रैक्टिस करो और फिर इसके बाद ये टेस्ट आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। इसका भी वेटेज होता है, इसलिए आप इस पर भी ध्यान दें। तो चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, जो कि फेज़ 2 का ही पार्ट है, वो है जिंदल अवेयरनेस टेस्ट। तो जिंदल अवेयरनेस टेस्ट काफ़ी इजी होता है, स्पेशली ऑनलाइन में तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑफलाइन अगर ये होता है तो आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन, आपको पहले तो आपको ओपी जेम्स की जो वेबसाइट है उसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है तो उसको अच्छे से देख लेना है कि जैसे ओपी जेम्स कब स्टार्ट हुआ, उसका मोटो क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, टैगलाइन क्या है, और ये किस पर किस पे बेस्ड है। और फिर इसके बाद आपको जिंदल जी के जो है, ओपी जिंदल जी के बारे में जो जानकारी है आपको उनके वेबसाइट या बहुत जगह सोर्सेस से आपको कलेक्ट करके उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जैसे कि उनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, उनके ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा, उन्हें और क्या नाम से बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद ओपी जिंदल ग्रुप से रिलेटेड आपको पूछे जाता है। तो ओपी जिंदल ग्रुप में जैसे 4 ग्रुप हैं, JSW एंड JSPL। इस प्रकार से आपको उनसे चेयरमैन के नाम पूछे जाते हैं। फिर उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है कि नहीं ये अवार्ड कब मिला, फिर उनका बर्थ कहाँ हुआ। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। और आपको सैम्पल क्वेश्चन मैं डिस्प्ले भी कर दूंगा, नहीं तो आप नेट में भी अगर गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शन में आपको एक सही करना रहता है। और अभी ऑनलाइन तो ये ऐप में हुआ था, ओपी जेम्स के ऐप में ही हुआ था, ऑफलाइन का मुझे आइडिया नहीं है। तो ये 2 कंपोनेंट में भी आपको ध्यान रखना है, आपको इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसके साथ अगर आप बिजनेस प्रपोजल अच्छे से करते हो तो आपको ये कंपोनेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट फेज पे ध्यान देते हैं। सो हियर वी गो। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट फेज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है, जो फाइनल फेज़ है, जो कि है पर्सनल इंटरव्यू। जिसमें कि बहुत सारे बच्चे यहाँ तक तो आ जाते हैं लेकिन पर्सनल इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं हम कैसे पर्सनल इंटरव्यू को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू में सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन में भी आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू हो सकता है या फिर आपके घर से ही हो सकता है। तो जैसा भी हो तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आप इसके लिए पहले से ही डेट सेलेक्ट कर सकते हो एडवांस में। तो आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है ताकि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने डेट सेलेक्ट करने के बाद तो आपको ये कोशिश करना है कि सबसे पहले तो आपको अपना रूम का, अगर ऑनलाइन होता है तो आपको एक साइलेंट प्लेस में ही आपको इंटरव्यू देना है और इंटरनेट कनेक्टिविटी ये सब इंश्योर कर लेना है ताकि बीच में इंटरव्यू रुके ना, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे। फिर उसके बाद आपको दूसरी बात ये ध्यान रखना है, जो कि बहुत लोग मिस कर लेते हैं, कि आपको ड्रेस्ड भी अच्छे से होना है। आपको एक फॉर्मल ड्रेस पहनना है, फॉर्मल शर्ट पहनना है, एक फॉर्मल टाई पहनना है और कोशिश कर अगर पॉसिबल है तो आप एक कोट और ब्लेज़र भी पहन सकते हो। तो इससे आपका एक अलग से इम्पैक्ट बनता है। तो ये सब तो एक्सटर्नल चीज़ें हो गई। फिर अब जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको इंटरव्यू से पहले आपका अपना बिजनेस प्रपोज़ल काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है तो आप बिजनेस प्रपोज़ल भूल जाते हो। तो आपको बिजनेस प्रपोज़ल काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आपको ईच एंड एवरी कंपोनेंट आपको अच्छे से याद मतलब क्लियर हो, आपके माइंड में पूरा क्लियर हो कि आपके आइडिया क्या था, कैसे इम्प्लीमेंट होता है। फिर उसके बाद बिजनेस प्रपोज़ल करने के बाद आपको ध्यान देना है
बिजनेस प्रपोजल आपने क्लियर अच्छे से पढ़ लिया, जैसा कि मैंने कहा, मैं कह रहा था कि आपको बिजनेस प्रपोजल अच्छे से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपको जो आपने जो शुरू में ऐप में जो ओपी जेम्स के ऐप में आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, जिसको आपको अच्छे से रखना है, तो उसके बारे में भी आप उसको एक बार देख लो कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन फिल किया था। तो कभी कभी उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपकी हॉबी के बारे में, आपके अवार्ड्स के बारे में। फिर उसके बाद ये दोनों चीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको ध्यान देना है, आपको अपना एक इंट्रोडक्शन, जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो और जो इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन हो, उसे आपको प्रिपेयर करना है। आपको कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि हमें टेल मी समथिंग विच इज़ नॉट इन देयर प्रोफाइल, तो आपको ऐसा भी कुछ ध्यान में रखना है या फिर कुछ ऐसे बचा कर रखना है ताकि आप इसके बारे में आप बता सको। तो आपको इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम बता सकते हो, आप कहाँ से हो, प्लेस बता सकते हो। प्लेस के बारे में भी आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, अगर उनसे रिलेटेड एरिया आपको उनके अंडर एरिया आता है तो उनसे पूछ सकते हैं। तो आप अपने प्लेस के बारे में भी थोड़ा जानकारी रखो। फिर आप अपनी फैमिली डिटेल्स के बारे में बताओ इंट्रोडक्शन में कि आपके कितने ब्रदर सिस्टर हैं एंड फादर मदर क्या करते हैं। फिर आप अपना स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो, 10th-12th कहाँ से किया, और फिर अपना ग्रेजुएशन जो भी है उसके बारे में बताओ। और फिर आप बता सकते हो, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आप ये स्कॉलरशिप क्यों लेना चाहते हो, आप ये स्कॉलरशिप से आपको क्या बेनिफिट है। तो आपको ऐसे ही इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताना है, लेकिन आपको ये प्रिपेयर करना है क्योंकि कभी कभी ये इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए या फिर क्या वर्थ है आपके लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको रियल में है तो आप वो बताओ कि मुझे ये अपने ब्रदर एंड सिस्टर के लिए चाहिए, मुझे हायर स्टडीज़ के लिए चाहिए, मुझे स्टार्टअप खोलना है तो उसके लिए चाहिए। तो अगर आप ऑनेस्टी शो करोगे तो आपके आंसर में भी डिस्प्ले होगा, तो इसलिए आप ऑनेस्ट रहो इसके बारे में। फिर आप ये सब होने के बाद, ये सब तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, फिर जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपसे कभी कभी ये बिजनेस प्रपोजल पे ही पूछा जाता है क्वेश्चन, और कभी कभी आपसे रैंडम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किसी से भी टॉपिक से रिलेटेड। तो आप कोशिश करो कि आप अपना क्वेश्चन जो है बिजनेस प्रपोजल की तरफ डायरेक्ट करो। तो मेरे इंटरव्यू में तो मेरा मोस्ट पूरा इंटरव्यू बिजनेस प्रपोजल पे था। तो अगर आप अच्छा इम्पैक्टफुल बिजनेस प्रपोजल बनाओगे तो आपका जो इंटरव्यू भी है इसी पर बेस्ड होगा। तो आप कोशिश करो कि आप ऐसे आंसर दो ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो बिजनेस प्रपोजल की तरफ ही रिडायरेक्ट हो जाए, तो जिसके बारे में आप पहले से प्रिपेयर हो तो उसका आप आंसर अच्छे से दे सकोगे। और अगर आपके पास रैंडम क्वेश्चन आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसमें थोड़ा सा आप अच्छे से आंसर नहीं दे पाओगे। तो वैसे रैंडम क्वेश्चन के लिए तो आप स्पेशल कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए आप ऐसा कोशिश करना कि आप अपना इंटरव्यू बिजनेस प्रपोजल की तरफ रिडायरेक्ट करो। और फिर बिजनेस मतलब इंटरव्यू लगभग 20-30 मिनट चलता है, तो आप इससे सीख सकते हो। तो यही मेरा कुछ एक्सपीरियंस था, टिप्स बोल सकते हो आप, जो मैंने आपसे आज शेयर किया। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ डाउट हो या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा इस होल प्रोसेस के बारे में, तो मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो। तो चलिए, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, और डू चेक आउट माई अदर वीडियो एज वेल। और अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो चलिए चलते हैं, कभी फिर दूसरे वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। सो हैव ए नाइस डे, गुड बाय।